2025 में एक बैंक अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन करना लीगल है। कानूनी तौर पर आप सेविंग अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उनके बैंक अकाउंट पर कुछ दिनों के बाद 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद कुछ लोगों को जो है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। तो आज आपको हम 2025 का जो नया गाइडलाइन है उसके अनुसार एक सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जो है आप लीगल रूप से जमा कर सकते हैं, कितना पैसे जो है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। और देखिए, एक जो लिमिट है, जो बैंक अकाउंट होता है, जो सेविंग अकाउंट, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में है, प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, या फिर आपका किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन आप यूपीआई से भी कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं, या फिर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 2025 में उसकी लिमिट क्या है, जो कानूनी तौर पर आपको जानना बहुत जरूरी है। रवि तिवारी बैंकिंग चैनल अभी आप देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कैश में जो आप जमा करते हैं एक सेविंग अकाउंट में, या फिर आप यदि ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके पास जो लोग हैं उनके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट भी हो सकता है। 2 खाता हो, 3 खाता हो, या 4 खाता हो, या फिर उससे ज़्यादा भी आप बैंक अकाउंट रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एक फाइनेंशियल ईयर, अब ध्यान से थोड़ा इस बात को समझिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए 2025 में 1 अप्रैल से जो शुरुआत हुआ और 2026 के 31 मार्च तक के बीच में जो भी आप ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट में करेंगे, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट हो, जो आप कैश में पैसे जमा करेंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। अब इसी प्रकार से देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे मान लीजिए कि 2026 में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के बीच में जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, तो यदि देखिए एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, तो उन सभी खातों को मिला करके आप जो है एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में पूरे एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए तक जो है कैश आप जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश में पैसे जमा करते हैं, तो ये जो है कानूनी तौर पर जो लीगल जो गाइडलाइन 2025 के अनुसार से है, आपको जो है इनकम टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। जिस बैंक अकाउंट में भी आपका खाता होगा, वैसे सभी बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा होता है, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, उन सभी बैंक का खाते का इंफॉर्मेशन जो है, बैंक आपको जानकारी नहीं होता है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होता है। तो देखिए, जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं उसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दिया जाता है। बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक हो जाता है, पैन से लिंक हो जाता है। तो जैसे ही आपका आधार, पैन और बैंक तीनों एक साथ लिंक होते हैं, तो उसका सारा जो आपके अकाउंट का इंफॉर्मेशन होता है वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग को चला जाता है। आधार कार्ड से जो इंफॉर्मेशन है वो भी चला जाता है, शेयर होता है। तो अब सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है आज डिजिटल युग में जो है शेयर होते रहता है। तो जब 10 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप कैश में करते हैं, तो आपको हो सकता है कि देखिए, नोटिस की जो बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 दिन के अंदर आ जाएगा या 1 महीना के अंदर आ जाएगा। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद भी पुराने ट्रांजैक्शन जो लोग क्रॉस कर चुके थे जो लिमिट, उस पर जो है नोटिस मिल रहा है।
अब उस नोटिस का जवाब देखिए क्या है कि आपको बस ये समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप जो कैश में पैसे अपने अकाउंट में जमा किए हैं, ये उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। देखिए जो कैश में लेन देन होता है ना, उसका कोई बैकग्राउंड पीछे का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों से इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, पूछना चाहता है कि ये पैसे जो जमा हो रहे हैं बैंक में, ये इसका स्रोत कहाँ से है, कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, जो खास करके सेविंग अकाउंट की हम बात की। अब बात करते हैं कि यदि आप ये ऑफलाइन मोड में हम बात की कि जा करके आप बैंक अकाउंट में काउंटर पर जमा करते हैं, यदि आप ऑनलाइन में अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसे का ट्रांजैक्शन आप लीगल रूप में कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ तक गाइडलाइन है, जो आरबीआई या बैंक का जो रूल है, उसके हिसाब से सेविंग अकाउंट में ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी कोई समय या फिर जो लिमिट तय नहीं है कि आप इतना जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब सेविंग अकाउंट की हम बात करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन जब आप ऑनलाइन करने लगते हैं तो उस समय जो है आप बैंक, यदि देखिए यहाँ पर एक आपको पॉइंट समझना जरूरी है कि जब सेविंग अकाउंट से 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, 1 करोड़ का भी हो रहा है, और आप आईटीआर फाइल नहीं करते, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपसे इनकम टैक्स सवाल पूछ सकता है कि ये 50 लाख, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, और उसमें भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप जो है संदिग्ध स्थिति में आ सकते हैं और आपको जवाब लगाना पड़ सकता है। तब जो है आपको इनकम टैक्स यहाँ पर जो है दायरे में आप आ सकते हैं। अब एक चीज़ और समझना जरूरी है, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं जो कि सेविंग अकाउंट से ही हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन सभी लोगों को ये समझना जरूरी है कि आप देखिए दो प्रकार के मुख्य रूप से अकाउंट अधिकतर उपयोग किए जाते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो यदि आप बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन आपका ट्रांजैक्शन जो है बड़ा होता है, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट का उपयोग न करके करेंट अकाउंट का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि करेंट अकाउंट से आप जब बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की ये जो लिमिट जो है, इसको लेकर के किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। करेंट अकाउंट इसीलिए खोला जाता है कि जब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं तो करेंट अकाउंट के माध्यम से ही किए जाते हैं। वैसे सामान्य तौर पर करेंट अकाउंट जो है बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो या फिर मिडिल क्लास के बिजनेसमैन हो, वे लोग उपयोग करते हैं। लेकिन एक सामान्य नागरिक भी बैंक में अपना करेंट अकाउंट ओपन करा सकता है जो कि हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए करेंट अकाउंट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है यदि आप ज़्यादा हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और 2025 में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो रूल है, जो कि कैश में लेन देन हो या फिर बैंक खाते में नहीं रह सकते हैं, नहीं रख सकते हैं इससे ज़्यादा पैसा। अब कितना ज़्यादा पैसा आप बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते हैं? देखिए जो कैश में आपको बताएं कि एक बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश और 2, 3, 4 बैंक अकाउंट मिला करके कैश 20 लाख तक की ही लिमिट है। इसको आप क्रॉस करेंगे तो आप जो है इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे और आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आज आपको हम बैंक अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन करना लीगल है 2025 में और कितना आप सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं, कितना करेंट अकाउंट में कर सकते हैं, उसकी हम इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा किए हैं, जिससे आप अपने बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट को भी समझ पाएंगे और आप इनकम टैक्स के जो नोटिस है उससे भी बचेंगे, ताकि आपको जो सवालों का जवाब वहाँ पर देना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि आप ये सारे पैसे कहाँ से जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन जो है उसको ज़रूर समझें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, टेलीग्राम यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जो है ये जो लिमिट है जो उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे सेविंग अकाउंट में सही तरीके से जो है कैश या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके अपने बैंक अकाउंट सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की लीगल नोटिस या फिर इनकम टैक्स की जो
दायरे हैं उसको क्रॉस ना करें। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, जहां पर हम आपको बैंक खाता में नहीं रह सकते हैं ज़्यादा पैसा, बैंक अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन करना लीगल है 2025 में, उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।